नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र जाट द एजुकेशन अड्डा पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का पशुपालन फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की फसल उत्पादन। बेटा बोर्ड परीक्षा है, ध्यान देना जरूरी है और कॉन्सेप्ट क्लियर भी करना जरूरी है, क्योंकि मेरे सैनिकों, मेरे वीर, आपको कक्षा 12वीं तक नहीं रुकना है। आपको कक्षा 12वीं से आगे चलकर, कक्षा 12वीं से आगे बढ़कर विभिन्न प्रकार की कृषि से संबंधित परीक्षाएं देनी है और कृषि कॉलेजों में एडमिशन लेना है। कृषि कॉलेजों में एडमिशन लेने के बाद कृषि अधिकारी बनने के बाद अपने माँ बाप का सपना भी आपको पूरा करना है रे। अरे करना है कि नहीं करना है? करना है बेटा। तो वो जो 11वीं 12वीं में जो तुमने 11वीं में पढ़ाई करी और बेटा अब 12वीं में मेरे साथ फसल उत्पादन के बारे में पढ़ाई करोगा, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, फसल उत्पादन में आपको एक भी परसेंट डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपको डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना बेटा, और कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद अगले क्लास में मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो मेरे साथ लगातार आप बने रहोगे तो मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं कि आपको फसल उत्पादन वाले विषय में बेटा 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये जो फसल उत्पादन आप कक्षा 12वीं में पढ़ोगे, मैं लिख के दे रहा हूं, इसके बाद तुम बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में बैठ जाना जिसमें फसल उत्पादन आता हो, अपनी कृषि विभाग की परीक्षाओं में या कृषि के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है कृषि कॉलेजों के लिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 12वीं का फसल उत्पादन। और जो हमारा पहला चैप्टर है वो बेटा जल निकास। क्या है? जल निकास। आज किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम जल निकास के बारे में बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे? जल निकास या ड्रेनेज। कि सर जल निकास क्या होता है? तो बेटा जो जल निकास होता है, जैसा हम सभी जानते हैं, बारिश के दिनों में हमारे घरों के आसपास भी जल इकट्ठा हो जाता है। अरे बारिश के दिनों में हमारे घरों के आसपास जल इकट्ठा हो जाता है, और जब वो जल इकट्ठा रहता है बेटा, तो उसमें कई प्रकार के कीड़े मकोड़े पनपते हैं, मच्छर पनपते हैं, और उन्हीं मच्छरों के द्वारा हमें कहीं कभी कभी बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मलेरिया वगैरह बहुत सारी अनेकों बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे घरों के आसपास नालियां बना देते हैं और उस अतिरिक्त जल को हम हमारे घरों के आसपास से ले जाकर कहीं दूसरे स्थान पर निकाल देते हैं। तो यही होता है बेटा फसल उत्पादन में, कि जो खेत में, हमारे खेत में, अरे खेत में क्या होता है बेटा, हम जब खेत स्टार्ट करते हैं, खेती करना चालू करते हैं, जब नया सीजन आता है तो सबसे पहले हम क्या ले जाते हैं? अरे नारियल ले जाते हैं और पूजा की थाली ले जाते हैं। जब पूजा की थाली ले जाकर हम खेत में धरती माता को प्रणाम करते हैं, धरती माता को पूजा करते हैं, धरती माता को पूजते हैं, तो क्या हम उस धरती माता के ऊपर हम गंदगी रखने देंगे क्या? अरे बेटा नहीं रखने देंगे, क्योंकि गंदगी रखेंगे तो हमारी धरती माँ हमसे उदास हो जाएगी और फसलों का उत्पादन कम हो जाएगा। इसीलिए बेटा हम भी फसलों का उत्पादन अधिक लेने के लिए जल निकास करेंगे। क्योंकि अतिरिक्त जो जल होता है बेटा, क्योंकि जो अतिरिक्त जल जो पड़ा रहता है, मान लो ये हमारा खेत है, मान लो ये हमारा खेत है, और इस खेत में अगर हमें फसलें उत्पादन करनी है बेटा, फसल का उत्पादन अगर हमें करना है, तो यहां से बेटा हमें अतिरिक्त जल निकालना होगा। अगर अतिरिक्त जल नहीं निकालेंगे तो वहां पर पानी भरा रहेगा और हमारी फसलों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझना पड़ेगा। क्लियर है बेटा यहां तक? इसलिए यहां पर हमारी फसल उत्पादन में भी हमें जल निकास करना अति आवश्यक है। ठीक है बेटा? तो ये तो मैंने तुम्हें जल निकास के बारे में बताया, जल निकास होता क्या है बेटा। ठीक है, ये तो तुम्हें बताया जल निकास होता क्या है। अब हम बात करेंगे परिभाषाएं वगैरह इनके बारे में। अब देखना बेटा, अब आती है अपनी इंपॉर्टेंट बात, कि पौधे की वृद्धि एवं विकास जिस प्रकार जल की कमी से प्रभावित होते हैं, ठीक उसी प्रकार जल की अधिकता भी पौधों की वृद्धि एवं विकास पर विपरीत प्रभाव डालती है। जिस प्रकार कोई फसल में अगर पानी की उपलब्धता कम हो जाती है तो हमारा प्लांट जो होता है, हमारी फसल का जो पौधा होता है बेटा, वो सूख जाता है। उसी प्रकार अगर हम उसे ज्यादा मात्रा में जल दे देते हैं, ज्यादा मात्रा में उसे पानी मिल जाता है, तो भी बेटा वो खराब हो जाता है। कहने का मतलब है कि हमें जिस प्रकार भूख लगती है, और हमारे जब भूख लगती है तो हमें खाने की आवश्यकता होती है, तो हमें खाना जब पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है
तो हमें संतुष्ट हो जाती है और हम आराम से सो जाते हैं। लेकिन जब भूख तो हमें लगी है कि इतना ही खाना खाना है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं बेटा, क्योंकि इंसान में एक जानवर प्रवृत्ति पाई जाती है बेटा। कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? इंसानों में एक जानवर प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इंसान क्या करता है, कभी कभी जब शादियों में जाता है और जब उसे बहुत सारे व्यंजन वहां पर देखने को मिलते हैं, तो वो ठूस ठूस के इतना खा लेता है कि आज शाम को जाके उसे घर तो नहीं जाता, वो कहां जाता है बेटा? अस्पताल जाता है, हॉस्पिटल जाता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहां पर काम कर रहा है बेटा, कि फसलों को जितनी पानी की आवश्यकता होती है उतने में तो वो पर्याप्त हो जाता है, लेकिन कभी कभी जब अतिरिक्त जल भरा पड़ा रहता है और पौधों में पानी की अतिरिक्त व्यवस्था हो जाती है, तो हमारे पौधे भी बेटा बीमार हो जाएंगे। और हमारे पौधे हमारे लिए क्या है बेटा? भगवान है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, जब खेती प्रारंभ करते हैं तो हम धरती माता की पूजा करते हैं, फसलों का हम पूजन पाठ करते हैं, ताकि धरती माता हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे और हमारे घर ज्यादा से ज्यादा खेती आए, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आए, और उस ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को हम बाजार में बेचे और ज्यादा से ज्यादा पैसे आए। और ज्यादा से ज्यादा पैसे आएंगे तो हम क्या करेंगे बेटा? गाड़ी लाएंगे, शादी करेंगे। ये सारी चीजें किस पर निर्भर करती है बेटा? खेती पर निर्भर करती है। इसीलिए जल की अधिकता भी पौधे की वृद्धि और विकास पर विपरीत प्रभाव डालती है बेटा। कभी कभी खेतों में वर्षा या सिंचाई द्वारा आवश्यकता से अधिक पानी भर जाता है। क्या होता है बेटा? बरसात के समय में जब हमारे खेत में बरसात होती है, और बरसात के दिनों में, बरसात में जो मैंने एक उदाहरण देता हूं कि मान लो अगर सोयाबीन की फसल अगर हमारे यहाँ बरसात में लगी है, और जब बारिश होती है और हमारे खेत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जहां से हम पानी को आसानी से निकाल सके, तो हमारी जो फसल होती है, सोयाबीन की फसल होती है, वो पानी में पड़े पड़े सड़ जाती है और हमारा उत्पादन हो जाता है बेटा जीरो हो जाता है। कैसा उत्पादन होता है? जीरो उत्पादन हो जाता है। इसीलिए फसलों के विकास पर भी इसका हानिकारक प्रभाव होता है। जैसा मैंने अभी तुम्हें बताया था कि अगर लंबे समय तक पानी अगर खेतों पर भरा रहे या फिर फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी रहे, तो भी हमारा जो उत्पादन होता है बेटा वो जीरो हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जल का निकास करना अति आवश्यक है। इसके बाद पानी भर जाने से मृदा के कण आपस में चिपक जाते हैं और मृदा गीली हो जाती है। अरे जब मृदा के ऊपर पानी भरा रहेगा, क्योंकि मृदा में क्या होता है बेटा? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और जब लगातार ये पानी भरा रहेगा तो वो छिद्र आपस में बंद हो जाएंगे और अतिरिक्त पानी को अपने अंदर ना लेते हुए जमीन के ऊपर ही तैरता रहेगा। जब जमीन के ऊपर तैरता रहेगा तो फसलों को तो नुकसान होगा बेटा। अरे तुम्हें 10-15 दिन पानी में पटक के रहे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तो फसल की क्यों नहीं खराब होगी? क्योंकि फसल भी तो हमारा बच्चा है। अरे फसल के जो पौधे होते हैं ये भी तो हमारे बच्चे हैं, और हमें इन्हें माँ बाप की तरह पालते हैं, तब जाकर हमारे घर का दोनों टाइम का चूल्हा जलता है बेटा। इसीलिए हम जैसे हमारे बच्चों का रख रखाव करते हैं बेटा, उसी प्रकार हमें फसलों का रख रखाव करना चाहिए। ठीक है बेटा। मृदा के समस्त रंध्रावकाश जल से भर जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया बेटा, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे ही रंध्रावकाश बोलते हैं। और ये रंध्रावकाश जब पूरी तरह से भर जाते हैं तो फिर पानी का रिसाव नहीं होता है और पानी पूरा का पूरा वहीं पर भरा रहता है। ठीक है बेटा। इसके कारण क्या होती है बेटा? भौतिक और रासायनिक क्रियाओं में बाधा पड़ती है। अरे जब भौतिक जो फिजिकल बॉडी रहती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है, अरे जब फसल के अंदर यूरिया डालते हैं, मृदा के अंदर जब यूरिया डालते हैं, तो बेटा वो वैसा का वैसा ही जो फसल होती है वो वैसा का वैसा ही नहीं लेती है कि चलो यूरिया आए यूरिया खा लो, यूरिया आया यूरिया खा लो। बेटा ऐसा नहीं होता। यूरिया को विभिन्न चीजों में उसे अपघटन करके बदला जाता है। जब यूरिया से नाइट्रोजन लेते हैं, वो जो नाइट्रोजन यूरिया से डायरेक्ट नहीं आती है कि चलो यूरिया आ गए ले रे, ऐसा नहीं होता है। यूरिया आएगा, फिर वो नाइट्रोजन में चेंज होगा, नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में जब बदलेगा तभी उसे फसलें लेगी, उसके बिना नहीं लेगी। तो ये सारी जो रासायनिक क्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शन है, ये भी बाधित होगी बेटा। इसके फलस्वरूप पौधे की वृद्धि की अनुकूल स्थितियां नष्ट हो जाती है। अरे जब कोई सामान्य अवस्था रहती है, नॉर्मल जीवन चल रहा है, और अचानक कोई पहाड़ टूट पड़े तो इंसान का दिमाग तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगा। और जब इंसान का दिमाग ही गड़बड़ हो जाएगा, अरे तो क्या तो वो वृद्धि करेगा रे। इसी प्रकार फसलें भी में जब पानी वगैरह सब बढ़िया प्रॉपर खाना पीना झमाझम मिलता रहे, तो बढ़िया बाकायदा फसल का उत्पादन होगा।
और बहुत अच्छी अच्छी हमें प्रोडक्शन मिलेगा। लेकिन उसके आसपास तुम पानी भर दो रे, पानी भर दो रे, और जब वो पानी इतना भरा रहे, उसमें इतना भरा रहे, तो उसका दिमाग तो भाई साहब खराब होगा पौधे का। और अगर एक बार पौधे का दिमाग खराब हो गया और अगर उत्पादन नहीं हुआ तो बैंक वाले तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे रे। अरे तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे ना बैंक वाले। इसीलिए बोल रहा हूं बेटा, फसलों को, पौधे को अपने बच्चों की तरह प्यार करें। ठीक है बेटा, अगले आगे चलते हैं बेटा। पौधों की वृद्धि रुक जाएगी, इस प्रकार मृदा खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी, अतः आवश्यकता से अधिक जल को खेती से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। इसी को जल निकास कहते हैं। अरे जितना जल हमें जरूरत है उतना ही हम देंगे, जितना जल खेती के लिए आवश्यक है उतना ही जल देंगे। इसके अतिरिक्त जितना भी जल रहेगा उसे हम बाहर निकाल देंगे, इसके अतिरिक्त जितना भी जल रहेगा उसे हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है बेटा, तो यही होता है जल निकास। इसकी एक डेफिनेशन है बेटा, फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। मतलब फसल की पैदावार लेने के लिए हम सिंचाई देते हैं, और सिंचाई के अलावा जितना भी जल रहता है बेटा उसे कृत्रिम रूप से कैसे, हमारे द्वारा, कृत्रिम रूप से कैसे, हमारे द्वारा नाली वगैरह सब बनाकर प्रॉपर तरीके से उस जल को खेत से बाहर निकालते हैं, उसे ही जल निकास कहते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक? के सर क्लियर है? इसके अलावा इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, ड्रेनेज इज रिमूवल ऑफ एक्सेस ग्रेविटेशनल वाटर। एक्सेस ग्रेविटेशनल वाटर मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। अरे गुरुत्वाकर्षण कहां लगता है? नीचे लगता है। अरे गुरुत्वाकर्षण कहां लगता है? नीचे लगता है। तो हमें क्या पता है कि सर पानी तो खेत से नीचे चला जाएगा। अरे अभी तो बताया कि खेत से नीचे पानी जाता है, लेकिन थोड़ी देर पहले एक बात और बोली थी मैंने कि मृदा में क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्रावकाश बोलते हैं। और जब बहुत सारा पानी वहां भरा रहेगा, अरे बहुत सारा पानी वहां भरा रहेगा, समुद्र बना दोगे तुम, तो वो रंध्र हो जाएंगे बंद। और अगर रंध्र बंद हो गए तो वहां कोई गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा। तो ड्रेनेज इज रिमूवल ऑफ एक्सेस ग्रेविटेशनल वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय आर्टिफिशियल मीन्स टू इनहेंस क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से उस जल को बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, अगला क्या है बेटा? यहां तक तो समझ में आया होगा सबको। अरे ये तो बहुत इजी बात है, यहां तक तो सबको ही समझ में आया होगा। ये तो बहुत इजी बात थी, ये तो बहुत इजी बात थी। पर इजी बात तो थी, सरल बात तो थी, लेकिन जो चैप्टर है उसकी रूट जड़े कहां से संबंधित है? तो जड़े जल निकास के उस दो शब्द से ही संबंधित है कि जल निकास करना क्यों जरूरी है और जल निकास होता क्या है। जिसने ये लेक्चर देखा होगा उसको अब पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि जल निकास क्या है और जल निकास कैसे होता है। कुछ परिभाषाएं और देख लेते हैं बेटा, कुछ परिभाषाएं और होती है बेटा। अनावश्यक जल को खेतों से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी बता दिया। भूमि की आवश्यकता से अधिक जल कृत्रिम विधि द्वारा बाहर निकालने को जल निकास कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी बता दिया कि जितनी रोटी खानी उतनी खाओ, अगर ज्यादा खा लिया दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। जल निकास फसलों की अनुकूल वृद्धि विकास, भूमि में उचित लवण संतुलन एवं जल स्तर बनाए रखने के लिए जो फालतू जल या नमी को निकालने को कहते हैं। मतलब इसके लिए ये डेफिनेशन थोड़ी समझ लेना बेटा। जल निकास फसलों की अनुकूल वृद्धि, अरे अभी बताया था मैंने, अभी बताया था अगर वृद्धि विकास नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा, तो बैंक वाले तुम्हारे घर आ जाएंगे रे। अरे बैंक वाले घर आ जाएंगे। ठीक। भूमि में उचित लवण एवं संतुलन, भैया भूमि के अंदर भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के लवण वगैरह पाए जाते हैं, तो उन्हें भी उनका भी एक संतुलन बना रहे। अगर जल इकट्ठा भरा रहे तो जो अपने आवश्यक लवण वगैरह, सॉल्ट वगैरह रहेंगे, वो जल उसमें जल में घुल जाएंगे और भूमि की उपलब्धता से दूर चले जाएंगे। ठीक है बेटा, अब अपन अगली बात करते हैं बेटा। अब हम आगे बात करते हैं बेटा। अब आगे बात करते हैं अपन जल क्रांति के कारण, केसेस ऑफ वाटर लॉगिंग। मतलब क्या क्या नुकसान, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है जल भराव के कारण। कहने का मतलब क्या क्या नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं,
या फिर क्या क्या कारण हो सकते हैं जल भराव के, क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस कारण से जल का जो भराव वहां पर होने लग जाता है। अब देखना बेटा क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखो, भूमि की अधोसतह में सख्त हार्ड सोइल की उपस्थिति होना, जिसके कारण जल नीचे की सतहों में नहीं पहुंच पाता तथा ऊपरी सतहों पर एकत्रित हो जाता है। यहां तक समझ में आया बेटा? क्या शब्द बोला? अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं बेटा। देखो बेटा, ये अपने मान लो ये सोइल की सतह है, अरे ये सोइल की सतह है ऊपर वाली, ये सोइल की सतह है, और ये नीचे वाली जो सतह है ये बेटा बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत ज्यादा कठोर या बहुत ज्यादा हार्ड है। अब अपना जो सोइल का ऊपरी भाग है ये तो मुलायम है, लेकिन अंदर का जो भाग है बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत ज्यादा कठोर है। तो जल यहां से तो चला जाएगा बेटा, लेकिन जो निचली वाली सतह है ये बहुत ज्यादा पथरीली या पत्थर वाली है, तो यहां से तो जल नीचे जाएगा, लेकिन ये अंदर वाली जो सतह होती है बेटा, इसे अधो सतह जिसे अपन बोलते हैं, ये जल को अंदर नहीं जाने देती है, बहुत ज्यादा कठोर होती है, बहुत ज्यादा कठोर होती है। इसलिए जल यहां से जाने के बाद यहाँ पर जल आकर रुक जाएगा और ये जल हमेशा यहाँ पर ही भरा रहेगा। इसलिए एक कारण ये भी हो सकता है बेटा कि इसकी जो अधः सतह होती है, सख्त सतह या हार्ड सोइल होती है, इसकी वजह से भी जल भरा रहता है। इसीलिए हम गर्मी के समय में क्या करते हैं बेटा, जो पिलाव वगैरह रहते हैं ना, वो बहुत गहराई से प्लाव करते हैं भूमि में, ताकि ऊपर की भूमि नीचे जाए और नीचे की भूमि ऊपर चले जाए। इससे जो हार्ड फेन होते हैं, जो सख्त सतह होती है बेटा, वो सख्त सतह को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। आगे हम जब बात करेंगे बेटा चिजेल हल की, कौन सा हल है बेटा? चिजेल हल। ये चिजेल हल की जब हम बात करेंगे बेटा, चिजेल प्लग की जब बात करेंगे, तो ये हार्ड सतह को तोड़ने के काम करता है बेटा। जब भूपरिष्करण वाला अपन सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम चिजेल हल के बारे में पढ़ेंगे। ये चिजेल हल क्या कहता है बेटा? ये चिजेल हल क्या करता है बेटा, जो हार्ड सतह होती है भूमि की, उस हार्ड सतह को तोड़ने का काम करता है। किसको तोड़ने का काम करता है? हार्ड सतह या हार्ड फेन को तोड़ने का काम करता है। यहां तक क्लियर है बेटा? अगला पॉइंट क्या है? अधिक वर्षा वाले स्थानों पर जहां जल की निकासी छोटे छोटे नाले या नालियों द्वारा सीमित हो जाती है। अरे मतलब कहने का मतलब है, तुमने नाली इतनी सी बड़ी बनाई, कितनी सी बड़ी नाली बनाई, इतनी सी बड़ी नाली बनाई, और जल उसमें आ रहा बहुत सारा, और पानी उसमें आ रहा बहुत सारा, और तुमने नाली इतनी सी बड़ी बना दी। अरे कहीं काम की है वो? अरे कुछ काम की नहीं है। कि भैया नाली तुमने इतनी बनाई कि 5 लीटर ही पानी निकल सके, और पानी तुम्हारे पास आ रहा 50 लीटर, तो वो 5 लीटर की नाली कहां से काम आएगी दादा? इसीलिए कभी कभी उन स्थानों पर भी ये समस्या हो जाती है। अधिक वर्षा वाले स्थान जैसे मानसीराम, मेघालय, चेरापूंजी, ये वाले जो स्थान होते हैं बेटा, पूर्वी राज्य के जो स्थान है, पूर्वी राज्य में जहां अत्यधिक वर्षा होती है, वहां पर यह समस्या हमें देखने को मिलती है कि जहां पर वर्षा तो ज्यादा होती है, लेकिन निकास के लिए बहुत कम छोटी छोटी नालियां वहां पर बनाई जाती है, तो वहां पर भी पानी भरा रहता है। इसके बाद अगला बेटा, इसके बाद अगला क्या है बेटा हमारा? इसके बाद हमारा अगला है बेटा, इसके बाद प्राकृतिक जल निकास मार्ग का सड़क या रेल मार्ग द्वारा अवरुद्ध होने से भी जल क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अरे मान लो मेरा खेत है, मेरे खेत में भैया मैंने क्या करा, ये मेरा खेत है दोनों साइड, ये मेरा खेत है, और मेरे खेत में भैया सभी व्यवस्था है पानी निकलना, लेकिन सरकार ने क्या करा, इसमें से बीच में से रोड निकाल दिया। अरे ये खेत है, ये खेत है, अब मेरे पास सारी व्यवस्था है, जल निकासी वगैरह सारी व्यवस्था, लेकिन सरकार ने क्या करा, अरे यहां से क्या कर दिया, अरे यहां से रोड निकाल दिया, ये रोड निकाल दिया। अब मेरा खेत में से पानी यहां से इधर निकलता था, ऐसे निकालने की मेरे पास व्यवस्था थी, और यहाँ पर सरकार ने रोड बना दिया, रेलवे ट्रैक बना दिया, तो अब ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो इधर का पानी बेटा यहीं भरा रहेगा और इधर का पानी यहीं भरा रहेगा। आया समझ में? इधर का पानी यहीं भरा रहेगा और इधर का पानी यहाँ भरा रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? अरे बहुत सरल है रे, बहुत आसानी से देसी भाषा में समझाऊंगा, फसल उत्पादन की तो चिंता ही मत करो। इसके बाद अगला क्या है? कच्ची नहरों की शाखाओं एवं जल भरण क्षेत्रों से भारी जल रिसाव के कारण भी जल क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अरे अपना खेत है, खेत के बगल से कोई नहर जा रही है, अरे खेत के बगल से कोई नहर जा रही है, और वो नहर कैसी है? कच्ची है, पक्की नहीं, सीमेंट विमेंट की बनी हुई नहीं, कच्ची नहर है।
अरे जब वो कच्ची नहर से पानी जाएगा, कच्ची नहर से जब पानी जाएगा तो पानी धीरे धीरे रिसक के अपने खेत में भी आएगा। अरे जब पानी बगल से जाएगा तो पानी धीरे धीरे से वहां से जल कटाव, मृदा कटाव जो सोइल होती है उसको चीर फाड़ कर खेत में भी आएगा, और खेत में आने के बाद वो लगातार जब धीरे धीरे खेत में आएगा, धीरे धीरे जब खेत में आएगा तो पूरा पानी कहाँ भरा रहेगा, हमारे खेत में भरा रहेगा। अरे भरा रहेगा, आया समझ में। तो बगल में क्या नहीं होना चाहिए बेटा, कच्ची नहरें भी अगर होगी तो भी वहां पर भी जल भराव की संकट की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद बेटा चिकनी मृदा, चिकनी मृदाओं में जल अवशोषण की क्षमता बहुत कम होती है। कि सर ये चिकनी मृदा किससे बोलते हैं, तो बेटा चिकनी मृदा उन मृदाओं को बोलते हैं जिनमें रंध्रावकाश बहुत पास पास पाए जाते हैं। जो रंध्रावकाश मैंने अभी बताया था ना बेटा, तो ये बहुत पास पास क्लोज क्लोज पाए जाते हैं। इसे क्ले सोइल बोलते हैं, इंग्लिश में चिकनी मृदा को क्ले सोइल बोलते हैं। इसे भारी मृदा बोलते हैं, एक शब्द और इसका नाम दिया गया है भारी मृदा। यहाँ पर बेटा भारी मृदाओं का नाम ऐसा नहीं है कि इसका वजन करा तो ये बहुत वजन वाली हुई, ऐसा नहीं है बेटा। वजन करा तो ये बहुत वजन वाली नहीं हुई थी, ऐसा नहीं है, बहुत वजन वाली नहीं हुई थी। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको। इनमें रंध्रावकाश बहुत पास पास में पाए जाते हैं, रंध्रावकाश जो होते हैं बेटा बहुत पास पास में पाए जाते हैं, इसलिए इनमें एक साथ पूरा पानी बाहर नहीं निकलता है। पूरा पानी एक साथ बाहर नहीं निकलता है, कम कम पानी इसमें बाहर निकलता है। तो ऐसी मृदाओं में भी पानी भरा रहता है। जब पानी पूरा एक साथ बाहर नहीं निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा, तो कुछ मात्राओं में पानी वहां पर भरा रहेगा। यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है, अगला क्या है बेटा, ऐसे क्षेत्र जहां पर भूमि में जल स्तर ऊपरी सतहों में ही पाया जाता है, वहां भी यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है बेटा, जहां का जो वाटर लेवल होता है, जल स्तर होता है, बहुत ऊंचा होता है। मतलब कम गहराई पर अगर अपन खोदते हैं तो भी वहां से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब कम गहराई पर अभी अपन, जब कम गहराई खोदने पर ही पानी निकल जाता है, तो अपन उसे बोल सकते हैं वहां की मृदा कैसी होती है बेटा, संतृप्त मृदा होती है। हिंदी में बोलते हैं संतृप्त मृदा। संतृप्त मृदा होती है, क्या होती है बेटा, वहां की संतृप्त मृदा होती है। संतृप्त मृदा मतलब वहां पर और मात्रा में जल नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां ऑलरेडी जल होता है। अब अगर मुझे 4 रोटी खाना है और मैंने 6 रोटी खा ली और आराम से बैठा हूं, और कोई मुझे आकर बोले आप 2 रोटी और खाओ, तो मैं खा पाऊंगा क्या? अरे सर नहीं खा पाऊंगा। अरे कैसे खाऊंगा, कि मुझे 4 की तो भूख थी और मैंने 6 रोटी खा ली, और तुम ऊपर से आके बोल रहे हो कि भैया 2 रोटी और खा लो, अरे मैं तो मर जाऊंगा रे। इसीलिए इन जगहों पर जहां पर वाटर लेवल जो होता है वो ऊपर होता है, वाटर लेवल ऊपर होता है, और उस पर अतिरिक्त जल और तुम भेजोगे तो मृदा कहां से लेगी रे? अरे बिल्कुल नहीं लेगी। तो बोलेगी भैया तू तेरा ऊपर ही पड़ा रे, अंदर मत आ, अंदर पहले ही बहुत मामला गर्म है, हमारे अंदर पहले ही बहुत जल है, तू तो बिल्कुल मत आ, तू जहां पर है वहीं ऊपर पड़ा रहे, अंदर मामला गर्म है, तो मैं तो तुझे आने नहीं दूंगी, अब जल को तो अंदर आने नहीं दूंगी। तो वो जल क्या रहता है बेटा, ऊपर ही पड़ा रहता है, और फिर वो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो बेटा यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर आया तुम्हें समझ में आया? यहां तक क्लियर समझ में? ठीक है, अभी जो हमने बात करी थी बेटा, जल निकास के बारे में बात करी। किसके बारे में बात करी? जल निकास के बारे में बात करी। इसके अलावा हमने जल निकास के अलावा और किस किस पे बात करी बेटा हमने, कि जल निकास होता कैसे है, इसके बारे में मैंने बताया था। इसके बाद फिर जल जो निकास करने की आवश्यकताएं क्यों पड़ी हमें, जल निकास करने की हमें आवश्यकताएं क्यों पड़ी, क्योंकि वहां पर जल भराव होता था। और जल भराव क्यों होता था इसके बारे में भी हमने पढ़ा, कि जल भराव क्यों होता था और कैसे होता था। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? कि सर नहीं, यहां तक कोई हमें डाउट नहीं है। इसके अलावा आगे बात करेंगे हम बेटा जल निकास के उद्देश्य एवं महत्व। जल निकास के उद्देश्य एवं महत्व मतलब कैसे जल निकास होता है, और कैसे जल निकास का उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है हमारा जल निकास करने का। अरे तो जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा जल निकास का मेन उद्देश्य क्या है, कि फसलों को अनावश्यक हानिकारक बीमारियों से बचाए रखना, अनावश्यक जो बीमारियां होती है उससे बचाए रखना, ये हमारा मेन उद्देश्य होता है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल सके। तो अनावश्यक जो हानिकारक बीमारियां होती है उससे हमें बचाना है फसलों को, इसलिए हमें जल निकास करना आवश्यक है।
मृदा में जो आवश्यक पोषक तत्व पड़े रहते हैं, जो मृदा में आवश्यक पोषक तत्व हमारे लिए पड़े रहते हैं या फसलों के लिए लाभकारी होते हैं, वो पोषक तत्व आसानी से फसलों को प्राप्त हो जाए, इसलिए हम जल निकास करते हैं। इसलिए भी हम जल निकास करते हैं ताकि वो आसानी से जो पोषक तत्व रहे वो फसलें आसानी से ग्रहण कर सके। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम जल निकास के उद्देश्य और महत्व। अब देखते हैं कि बेटा जल निकास के उद्देश्य और महत्व क्या होते हैं। बेटा देखो, जल निकास का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य और प्रमुख उद्देश्य उपज को बढ़ाना। अभी बताया था बेटा, अभी बताया था तुम्हें, अभी बताया था ना कि उपज को बढ़ाना हमारा मेन उद्देश्य क्या है, फसल स्वस्थ रहे, और जब फसल स्वस्थ रहेगी तो ही वो उत्पादन ज्यादा से ज्यादा दे सकेगी। अगर हमारी फसलें बीमार रहेगी तो क्या उत्पादन देगी? अरे सर बिल्कुल नहीं देगी। अगर फसलें बीमार रहेगी तो उत्पादन कैसे देगी? क्योंकि बीमार व्यक्ति कभी भी कोई अच्छे से काम नहीं कर सकता। अगर हम भी बीमार रहेंगे और हमें बोल दे कि जाओ तुम आज 500 रुपए कमा के लाओ, तो क्या हम बीमार अवस्था में 500 रुपए कमा के ला सकते हैं? कि सर हम 500 रुपए कमाने की तो छोड़ो, उल्टे हम घर वालों के 1000 रुपए लगा देंगे बीमार में। तो अरे सही बात है बेटा, कि जब बीमार वाली अवस्था रहे तो हम घर वालों, हम कमाने की तो छोड़ो, हम उल्टे घर वालों के 1000 रुपए लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो तुम फसल उत्पादन कैसे ले पाओगे? अगली बात है बेटा, भूमि की भौतिक दशा में सुधार करना। अरे भूमि की भौतिक दिशा में सुधार करना, अगर जल भरा रहेगा तो जल में अम्लीयता आएगी, अरे जल में क्षारीयता आएगी। अगर जल की वजह से अम्लीयता और क्षारीयता आ जाएगी तो फसल के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा और हमारा उत्पादन फिर कम होगा। इसीलिए उसकी भौतिक दशा को भी सुधार सके, इसीलिए अतिरिक्त जल को हमें खेत से बाहर निकालना है। इसके बाद बेटा भूमि में उचित तापक्रम बनाए रखना। अरे भूमि में उचित तापक्रम बनाए रखना, अगर लगातार पानी पड़ा रहेगा तो टेम्परेचर कम होगा, अगर लगातार जल भरा रहेगा तो टेम्परेचर कम होगा। और कुछ कुछ फसलें ऐसी रहती है बेटा जो उच्च टेम्परेचर में हमें उत्पादन देती है, कुछ कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको फलने और फूलने के लिए अत्यधिक तापक्रम की आवश्यकता होती है। अगर उन फसलों को उतना तापक्रम नहीं मिलता है तो वे फलन और फूलन का काम नहीं करेगी, फलन एवं फूलन का काम नहीं करेगी। इसीलिए भूमि पर पड़े हुए अतिरिक्त जल को भी हमें बाहर निकालना होगा। इसके बाद भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित ना होने देना, भूमि पर हानिकारक लवणों को एकत्रित ना होने देना। अगर कोई जैसे लवण या साल्ट जो फसल के लिए हानिकारक रहे और कहीं से बहकर वो खेत में आकर जमा हो गए, अरे कहीं से आकर खेत में आकर वो अगर जमा हो गए तो वो फसलों को पनपने नहीं देंगे। जैसे तुम भी आज गांव वगैरह में कहीं पर शाम के समय रोटी खाने के बाद कहीं पर बैठते होंगे और कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर तुम्हारे ग्रुप में आकर बैठेगा और वो कभी हमेशा उल्टी सीधी ही बातें करेगा, तुम्हें कभी मोटिवेट नहीं करेगा, तुम्हें यही बोलेगा अरे क्या करोगे पढ़ के, क्या मिला आज तक, किसको क्या ही मिला है पढ़ के, तो क्या तुम उन्नति कर पाओगे बेटा? अरे नहीं कर पाओगे। अरे बेटा शिक्षा में तो वो ताकत है जो झोपड़ी को महल बना दे, अरे शिक्षा में तो वो ताकत है जो झोपड़ी को महल बना दे। इसलिए जीवन में पढ़ना अति आवश्यक है, जीवन में पढ़ना अति आवश्यक है बेटा। तो किसी की बात में नहीं आना अपने को, जब भी अपने पढ़ने बैठो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना, जितना हमने टारगेट बनाया उस टारगेट को कंप्लीट करना। और अभी तो तुम्हारी शुरुआत हुई रे बेटा, अरे अभी तो तुम सीड बने हो, अभी तो तुम क्या बने हो, सीड बने हो, अभी तो तुम्हारा जर्मिनेशन हुआ है कक्षा 12वीं में, तुम्हें तो प्लांट बनना है रे, अरे तुम्हें तो पौधा बनना है पूरा, अरे तुम्हें क्या बनना है, अरे तुम्हें तो प्लांट बनना है पूरा। अभी जब सीड वाली अवस्था या बीज वाली अवस्था में आके हार मान जाओगे या किसी दूसरे की बात मानकर तुम पढ़ाई छोड़ दोगे, अरे तुम्हारे जीवन का सबसे खराब निर्णय होगा ये। तो अपने को बेटा ऐसा नहीं करना है। अपन अगर एग्रीकल्चर विषय लिया है मतलब अपन ने बहुत ही अच्छा विषय चुना है। याद रखना जीवन में हमेशा जो भी अपन ने विषय चुना है ना बेटा, सबसे अच्छा विषय चुना है कृषि का।
आने वाले समय में बहुत ज्यादा भविष्य सब्जेक्ट का रहने वाला है, कृषि सब्जेक्ट का। यहां तक क्लियर है सभी को बेटा? यहां तक क्लियर है? इसके बाद भूमि में हानिकारक लवणों का एकत्रित होना, मतलब मैंने अभी बता दिया था कि तुम गांव में रोटी खाने के बाद बैठो और कोई ऐसा हानिकारक लवण तुम्हारे गांव में बाहर से आ जाए और तुम्हारी पढ़ाई में अवरोध पैदा करे तो तुम्हारे जीवन के लिए वो हानिकारक होगा। इसी प्रकार जो पड़ा हुआ जल रहता है फसलों के आसपास, उसमें भी अगर हानिकारक लवण एकत्रित हो जाते हैं तो फसलों के लिए हानिकारक हो जाते हैं। फसलों के लिए कृषि क्रियाएं समय पर कराना। अरे अगर समय गेहूं चने की बुआई करनी है टाइम पर, गेहूं चने की बुआई अगर टाइम पर करनी है और हमारे खेत में पानी भरा पड़ा है तो हम कैसे खेती करेंगे रे बाबा? अरे कैसी खेती करेंगे? इसलिए खेती करने से पहले या फसलों को समय पर बुआई करने के पहले जो अतिरिक्त जल जमीन पर पड़ा रहता है उसे पहले हम रिमूव करते हैं, उसके बाद वहां पर हम कृषि क्रियाएं करते हैं। लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि करना। लाभदायक जीवाणु में क्रियाशीलता जो होती है उनकी, उनमें वृद्धि करना है। कुछ कुछ जीवाणु जो होते हैं बेटा निश्चित तापमान पर ही अपना काम करते हैं। बैक्टीरिया, अगर जैसे बायोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा तो 3 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं बेटा। 3 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि एक निश्चित तापक्रम पर अपना काम करते हैं और एक निश्चित वातावरण स्थिति में ही वो अपना काम करते हैं। तो जो लाभदायक जीवाणु होते हैं बेटा वो भी एक निश्चित परिस्थितियों में ही काम करते हैं। अगर जल वल भरा पड़ा रहेगा तो जीवाणु भी अपनी क्रियाएं नहीं करेंगे। इसके बाद अगला है बेटा भूमि को दलदल बनने से रोकना। अरे अगर पानी पड़ा रहेगा कंटिन्यू, हर समय पानी भरा रहेगा तो भूमि कैसी हो जाएगी? जहां आप गांव में देखते हो कि जहां पर पानी भरा रहता है वो कीचड़ मच जाता है, बहुत सारी गंदगी हो जाती है, कीचड़ बन जाता है। और कीचड़ मच जाएगा अगर खेत में तो भूमि कैसे दलदल हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? दलदल हो जाएगी। अरे पैर रखते से ही पैर भम करके अंदर चला जाएगा, उसे ही दलदल क्षेत्र बोलते हैं बेटा। तो भूमि पर लंबे समय तक पानी पड़ा रहे तो भूमि कैसी हो जाएगी बेटा? दलदल हो जाएगी। भूमि में पर्याप्त तो वायु संचार रखना। अगर भूमि में से हम पानी निकाल देंगे तभी वायु का संचार होगा बेटा, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। सभी जानते हो पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। अगर पानी भूमि के अंदर पड़ा रहा, पानी अगर भूमि के अंदर भरा रहा तो वहां पर वायु का संचार, ऑक्सीजन का संचार नहीं होगा और अगर नहीं हुआ तो हमारी फसलों के लिए वो हानिकारक होगा। यहां तक क्लियर है अपने को? 8 पॉइंट यहां तक क्लियर है? 8 पॉइंट क्लियर है? अब अपन जो भी है इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। इसके बाद वाले लेक्चर में हमारे कुछ पॉइंट इसमें बच गए बेटा जल निकास के उद्देश्य में, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहो मस्त, कोई दिक्कत नहीं, चिंता वाली बात नहीं, बहुत अच्छा भविष्य अपन एग्रीकल्चर वालों हो। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि विज्ञान।